इतिहास के सबसे बड़े अचीवर्स जैसे नेपोलियन, डाविंची, मोजार्ट, ये लोग अपने आप को मैनेज करना जानते थे। इनफैक्ट शायद ये लोग सक्सेसफुल भी इसीलिए हुए क्योंकि ये अपने आप को सक्सेसफुली मैनेज करना जानते थे। ये कहते हैं पीटर ड्रकर, जो इस छोटी सी बुक के ऑथर हैं जिसका नाम है मैनेजिंग वनसेल्फ। ये बुक जितनी छोटी है उतनी ही ज़्यादा कीमती भी है। और इस वीडियो में मैं आपको 5 पॉइंट्स बताऊंगा कि आप अपने आप को भी कैसे मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप ये नहीं जानते हैं तो चाहे आपके पास जितनी भी स्किल्स या टैलेंट्स हों, आप उनका इफेक्टिवली यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो पहला पॉइंट है, व्हाट आर माई स्ट्रेंथ्स। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि उनको पता है कि उनकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, लेकिन असलियत में अपनी स्ट्रेंथ्स के बारे में बहुत कम लोगों को पता होता है। बहुत सारे लोग तो अपनी वीकनेसेस भी नहीं जानते हैं। अब अगर पुराने ज़माने की बात करें तो लोगों को अपनी स्ट्रेंथ्स जानने का कोई फ़ायदा नहीं था। पहले के ज़माने में आप जिस घर में पैदा हुए आप वही काम करते थे। एक कारपेंटर का बेटा कारपेंटर ही बनेगा, कोई फार्मर का बच्चा फार्मिंग ही करेगा। लेकिन आजकल की इकोनॉमी में जहाँ कोई भी कुछ भी बन सकता है, यहाँ पे बहुत ज़रूरी है ये जानना कि हमारी स्ट्रेंथ्स क्या हैं। पीटर ड्रकर के हिसाब से अपनी स्ट्रेंथ्स को समझने का बेस्ट तरीका है फीडबैक एनालिसिस। बेसिकली आप कोई भी काम या प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले अपनी एक्सपेक्टेशंस लिख लेते हैं कि 9 से 12 महीने बाद क्या होगा। फिर 9 से 12 महीने के बाद आप चेक करते हैं कि आपने क्या लिखा और असली में क्या हुआ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको लिखना चाहिए कि मैं 9 महीने प्रोडक्ट डिज़ाइन करूंगा, प्रोटोटाइपिंग करूंगा और मार्केटिंग शुरू कर दूंगा। फिर 9 महीने ख़त्म होने के बाद आप कंपेयर करते हो कि आप एक्चुअली कितना काम कर पाए। हो सकता है कि आपको पता चले कि बाकी सब तो हो गया लेकिन आप मार्केटिंग नहीं कर पाए, मतलब कि आपकी मार्केटिंग स्किल्स वीक हैं। तो अब आपको पता चल गया कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, प्रोडक्ट को डिज़ाइन करना और बनाना, और आपकी वीकनेस क्या है, उसकी मार्केटिंग करना। पीटर ड्रकर के हिसाब से हमें अपनी मैक्सिमम एनर्जी अपने स्ट्रेंथ्स पे लगा देनी चाहिए। लेकिन दुनिया में और स्कूल में एक्चुअली हमें उल्टा सिखाया जाता है। आप ही सोचिए, अगर आप अपनी वीकनेस पे फोकस करेंगे तो आप इनकॉम्पिटेंट से मीडियोकर तक ही पहुंच पाएंगे। लेकिन अगर आप अपनी स्ट्रेंथ्स पे फोकस करेंगे तो आप ग्रेट परफॉर्मेंस से एक्सीलेंस की तरफ चले जाएंगे। लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं है कि आप अपनी वीकनेसेस को पूरी तरीके से इग्नोर कर दें। हो सकता है कि आपके आइडियाज़ बहुत अच्छे हों, नए आइडियाज़ लाना और इनोवेट करना आपकी स्ट्रेंथ हो, लेकिन डिसिप्लिन के साथ उनको इम्प्लीमेंट करना आपकी वीकनेस हो। तो मेरे हिसाब से आपको ये करना चाहिए, फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ्स बट मैनेज योर वीकनेसेस। मतलब अपनी ज़्यादातर एनर्जी लगा दो अपनी स्ट्रेंथ्स को वर्ल्ड क्लास बनाने में, लेकिन कोई तरीका निकालो अपनी वीकनेसेस को मैनेज करने का। ये हो सकता है कि आप आगे जाके अपनी वीकनेसेस के लिए किसी एम्प्लॉय को हायर कर लें या सिंपली उस पर इतनी और मेहनत करें ताकि आपकी वीकनेसेस आपको पीछे रोक ना पाएं। मेरे लिए यहाँ पे 80-20 रूल बहुत अच्छे से काम करता है कि 80% टाइम और एनर्जी आप अपनी स्ट्रेंथ्स पे लगाएं और 20% टाइम और एनर्जी अपनी वीकनेसेस पे लगाएं उनको मैनेज करने के लिए। तो नेक्स्ट पॉइंट है, हाउ डू आई परफॉर्म। जिस तरीके से लोगों की अलग अलग स्ट्रेंथ्स होती हैं उसी तरीके से लोग परफॉर्म कैसे करते हैं ये भी बिल्कुल अलग होता है। अगर आपको पता नहीं कि आप कैसे परफॉर्म करते हैं तो आप बहुत ज़्यादा लॉस भी सफ़र कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ड्वाइट आइजनहावर जो वर्ल्ड वॉर 2 में अमेरिकन फोर्सेस के सुप्रीम कमांडर थे, उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। जब वो यूरोप में थे तब उनको मीडिया वाले बहुत पसंद करते थे। वो हर सवाल का जवाब अच्छे से देते थे और हर चीज़ एकदम कॉन्फिडेंटली बोलते थे। ये इसलिए था क्योंकि उनका स्टाफ उनको हर प्रेस कॉन्फ्रेंस के पहले एक रिटन क्वेश्चनर देता था जो वो आराम से पढ़ लेते थे। वो एक रीडर थे तो ये उनके लिए आइडियल था। फिर बाद में जब वो अमेरिका के प्रेसिडेंट बन गए तो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस एकदम से बेकार होने लगी। उनका जो कॉन्फिडेंस रहता था वो चला गया। अब ये इसलिए था क्योंकि उनके पहले आए जो 2 प्रेसिडेंट्स थे वो दोनों लिसनर्स थे, तो आइजनहावर को लगा कि उनको भी लिसनर बन जाना चाहिए और यही उन्होंने गलती कर दी। तो आपको भी समझना होगा कि आप रीडर हैं या लिसनर हैं। हो सकता है स्कूल में आपको बुक से चीज़ें ना समझ में आती हों लेकिन आपको टीचर से सुन के समझ में आ जाता हो, या हो सकता है आपके साथ इसका उल्टा होता हो। इनफैक्ट सिर्फ यही दोनों तरीके नहीं है सीखने के। कुछ लोग एक्शन लेके सीखते हैं, कुछ लोग बात करके सीखते हैं, एट्सेट्रा।
तो पीटर ड्रकर कहते हैं कि हमें चेंज करने की कोशिश नहीं करना चाहिए कि हम सीखते कैसे हैं, बल्कि हमें इम्प्रूव करने की कोशिश करनी चाहिए कि हम परफॉर्म कैसे करते हैं। तो आप कैसे परफॉर्म करते हैं ये जानने के लिए आप अपने आप से और भी कई सारे सवाल पूछ सकते हैं कि आप अंडर प्रेशर परफॉर्म कर पाते हैं या नहीं, आप एक टीम प्लेयर हैं या आप अकेले बेस्ट काम करते हैं, आप डिसीजन मेकर हैं या एडवाइजर हैं। ये सब जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि तभी आप अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर पाएंगे। अगर आप अंडर स्ट्रेस और अनप्रिडिक्टेबल एनवायरनमेंट में नहीं परफॉर्म कर पाते हैं तो आपके लिए शायद एक बिजनेस करना या स्टार्टअप में काम करने से बेहतर होगा एक बड़ी कंपनी में काम करना। तो पीटर ड्रकर हमें यही बताते हैं कि आप कैसे परफॉर्म करते हैं, इसको ज़्यादा चेंज करने की कोशिश ना करें, बल्कि पूरी मेहनत करें अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में। और आपको ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिसमें आप परफॉर्म अच्छे से ना कर पाएं। नंबर 3 है व्हाट आर माई वैल्यूज़। काफ़ी बार लोग ऐसे करियर्स में चले जाते हैं जिसमें उनकी स्किल्स तो होती हैं लेकिन उनकी वैल्यूज़ उससे अलाइन नहीं करती हैं। आपकी एथिक्स और वैल्यूज़ क्या हैं, इसको समझने के लिए पीटर ड्रकर एक बहुत सिंपल टेस्ट यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं मिरर टेस्ट। आप अपना काम करने के बाद अगली सुबह क्या अपने आप को आईने में सही से देख सकते हैं? अगर आपकी वैल्यूज़ आपके काम से मैच नहीं करती हैं तो आपकी परफॉर्मेंस अपने आप कम हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एनवायरनमेंट के बारे में बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, आप ऑब्वियसली अगर किसी ऑयल कंपनी में काम करेंगे तो आप अंदर से खोखले होने लगेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी स्ट्रेंथ किसी ऐसे एरिया में हो जिससे आपकी वैल्यूज़ अलाइन नहीं करती हों। तो अब सवाल ये उठता है कि आपको अपनी स्ट्रेंथ्स पे फोकस करना चाहिए या अपनी वैल्यूज़ पे। पीटर ड्रकर के हिसाब से वैल्यूज़ हमेशा अल्टीमेट टेस्ट होना चाहिए। वो हमें अपना एग्जाम्पल भी देते हैं। 1930s में वो भी एक सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट बैंकर थे लंदन में, लेकिन उनको रियलाइज़ हुआ कि उनकी वैल्यूज़ में बहुत ज़्यादा पैसे कमाना और मर जाना नहीं आता है, बल्कि उनकी वैल्यूज़ थी लोगों की वर्क लाइफ को इम्प्रूव करना। इसीलिए वो मैनेजमेंट में चले गए। और हाँ, नेक्स्ट पॉइंट पे आने से पहले मैं बस आपको बताना चाहता हूँ कि मैं हर ट्यूसडे और सैटरडे को बुक समरीज और सेल्फ इम्प्रूवमेंट वीडियोस डालता हूँ, तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाइएगा ताकि आप वीडियोस मिस ना करें। फोर्थ पॉइंट है वेयर डू आई बिलोंग। कुछ लोगों को शुरू से ही पता चल जाता है कि वो बिलोंग कहाँ करते हैं। टेनिस प्लेयर्स को पता होता है कि वो टेनिस प्लेयर्स के साथ बिलोंग करते हैं, मैथ्स वालों को पता होता है कि वो मैथमेटिशियंस के साथ बिलोंग करते हैं। लेकिन हम ज़्यादातर लोग अपने मिड-20s के बाद ही समझ पाते हैं कि हम बिलोंग कहाँ करते हैं। लेकिन उस टाइम तक एटलीस्ट आपको ये तो पता चल जाना चाहिए कि आप कहाँ नहीं बिलोंग करते हैं। अगर आपको पता है कि आप किसी बड़ी कंपनी में नहीं बिलोंग करते हैं तो आपको वहाँ काम नहीं करना चाहिए। आपके वर्क लाइफ में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपनी कम्युनिटी और जिन लोगों के साथ काम करते हैं उनके साथ आप बिलोंगिंग फील करते हैं या नहीं। अगर आप अपने लिए सही जगह ढूंढ लेते हैं तो आप बहुत ही जल्द मीडियोकर से आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर बन सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट है व्हाट शुड आई कंट्रीब्यूट। पुराने ज़माने की अगर हम बात करें तो उस टाइम किसी को भी ज़रूरत नहीं होती थी ये सोचने की कि मैं क्या कंट्रीब्यूट करूं। उनको बस सोसाइटी बता देती थी कि उनका काम क्या है और वो वही कर लेते थे। लेकिन 1960s में चेंज आया, एक नई इकोनॉमी बननी शुरू हो गई अमेरिका में, और अब लोग पूछने लगे कि मैं अपनी ज़िंदगी के साथ क्या करूं। तो ज़्यादातर लोग सोचने लगे कि मैं वही करूंगा जो मेरा मन है करने का, लेकिन ये भी सही आंसर नहीं है। हमें सोचना होगा कि हम क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं जिस भी फील्ड में हम काम कर रहे हैं। पीटर ड्रकर हमें बुक में एक एग्जाम्पल देते हैं एक न्यूली अपॉइंटेड हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर का। जब उन्होंने हॉस्पिटल ज्वाइन किया तब उस हॉस्पिटल की रेप्यूटेशन अच्छी चल रही थी 30 साल से। अब उसी रेप्यूटेशन से अपना करियर आगे बढ़ाने से अच्छा इस एडमिनिस्ट्रेटर ने सोचा कि मैं क्या कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, मैं कैसे इस हॉस्पिटल को और बेहतर बना सकता हूँ। तो उन्होंने डिसाइड किया कि अगले 2 साल में वो इमरजेंसी रूम को पूरी तरीके से रिवैम्प करेंगे। 1 साल के अंदर वो इमरजेंसी रूम इतना इम्प्रूव हो गया कि वो एक मॉडल बन गया अमेरिका के बाकी सारे हॉस्पिटल्स के लिए। इस एग्जाम्पल की तरह हमें भी सोचना चाहिए कि हम क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। लेकिन पीटर ड्रकर ये भी कहते हैं कि इम्प्रूवमेंट लाने के लिए अगर हम बहुत फ्यूचर में सोचते हैं तब भी कोई उसका फ़ायदा नहीं है। कोई भी प्लान जो हम बनाएं वो 18 महीने से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए और उसमें 2 इम्पॉर्टेंट कंडीशंस होनी चाहिए। पहली कि ये प्लान आपको थोड़ा स्ट्रेच करना चाहिए, मतलब कि आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी लेकिन वो अचीवेबल भी होगा। और दूसरा कि रिजल्ट्स मीनिंगफुल होने चाहिए जिससे एक्चुअली कोई फ़ायदा हो। हॉस्पिटल का एग्जाम्पल अगर लें तो इमरजेंसी रूम को इम्प्रूव करना बहुत मीनिंगफुल है और बाहर की वॉल की बस पेंटिंग करा देना ज़्यादा मीनिंगफुल नहीं है।
तो बेसिकली अपने आप को मैनेज करने के लिए आपको ये 5 सवाल अपने आप से पूछने होंगे। आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, आप परफॉर्म कैसे करते हैं, आपकी वैल्यूज़ क्या हैं, आप बिलोंग कहाँ करते हैं और आपको क्या कंट्रीब्यूट करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर उस लाइक बटन को क्लिक करिएगा और इस वीडियो पे क्लिक करके देखिएगा जो आपको सेल्फ अवेयरनेस के बारे में और सिखाएगा। अभी के लिए बस इतना ही एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।